स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। चैप्टर है आपका साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, दक्षिण एशिया एवं समकालीन विश्व। देखिए, इस चैप्टर में हम मेनली जो साउथ एशिया की जो कंट्री हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि साउथ एशिया है क्या ये। देखिए, साउथ एशिया में जो कंट्री साउथ एशिया की हैं वो कंट्रियाँ इसमें शामिल होती हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। जो हमारे सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उसमें उसके जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो फाउंडिंग मेंबर जो थे वो सभी देश जो है साउथ एशिया में शामिल होते हैं। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। इनके बारे में ये मैप है, इस मैप से आप समझ सकते हैं साउथ एशिया का है ये। तो देखिए, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो साउथ एशिया है इसमें ये देश पहले गुलाम रहे काफ़ी लंबे टाइम ब्रिटिशर्स से आज़ाद होने के बाद। इनमें जो डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ, जो लोकतंत्र या संविधान बनाने का जो प्रोसेस शुरू हुआ, वो भारत के जैसे सभी देशों में सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, हम अगर श्रीलंका और इंडिया में ये सक्सेस रहा, लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश की हम बात करें तो ये वहाँ पर सक्सेस नहीं रहा है। वहाँ पर संविधान जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया वो कई बार बना और बिगड़ा, और जो उसके वैल्यूज़ थे उनको फाइनली उनको अप्लाई नहीं किया गया। वहाँ पर कभी मिलिट्री रूल और कभी जो एक चुनी हुई सरकार है वो सत्ता में रही, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है वहाँ पर मिलिट्री रूल देखा गया। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस तरीके की स्थितियाँ रही हैं। इसके अलावा नेपाल एक लंबे टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये रहा, और कुछ टाइम के लिए यहाँ पर डेमोक्रेसी आई 90 के आसपास, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर फिर से पहली वाली स्थिति बन गई थी। और फाइनली 2006 में तक यहाँ पर जो है मोनार्की रहती है। उसके बाद में यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है, लेकिन संविधान भी एक लंबे टाइम बाद ये बना पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसको माओइस्ट के द्वारा उसे नहीं माना गया। तो फिर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हुई। काफ़ी लंबे टाइम के बाद, क्राइसिस के बाद यहाँ पर संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स और एफर्ट्स फॉर पीस और डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, इस साउथ एशिया में, तो हम इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और तो शुरुआत में हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। देखिए, प्रेसिडेंट्स की लिस्ट है पाकिस्तान की। यहाँ पर आपको, जब हम इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चैप्टर में ये आने वाली है कि जो एक्चुअल जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसके हाथ में पावर है, वो प्रेसिडेंट के हाथ में है या फिर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आपको यहाँ पर यही आएगी। और यहाँ पर कभी आपको लगेगा कि प्रेसिडेंट को हम देख रहे हैं जो पावर में है वो प्रेसिडेंट के रूप में है, कभी लगेगा कि वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में है, कभी आपको लगेगा कि वो मिलिट्री के रूप में है। एक मिलिट्री का जो जो जनरल है उसके हाथ में पावर, वो देश को संभाल रहा है। तो ये सारी सिचुएशन हमको इस टॉपिक में हमको देखने को मिलेंगी, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन सा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में लगातार वायलेशन होता रहा। देखिए, भारत में हमने 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया, और उसके बाद से आज तक हम अपना संविधान बहुत रेस्पेक्टफुल्ली हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। हर भारतीय उसमें अपनी आस्था रखता है। ठीक है, जितनी भी हमारी जो गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, जितनी भी देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरे तरीके से संविधान के दायरे में रहकर ही काम करते हैं।
लेकिन ऐसा पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं हुआ। पहली बात तो पाकिस्तान में संविधान ही एक लंबे टाइम बाद बनकर सामने आया। भारत के साथ में ही आज़ाद हो गया था पाकिस्तान भी। लेकिन 1956 में ये पहला संविधान अपना अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो करीब 9 साल से ऊपर इनको पहला संविधान अडॉप्ट करने में ही इनको इतना लंबा टाइम लग गया। लेकिन ये लिस्ट हैं कुछ, ये प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं शुरू से। लेकिन हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट हम देख रहे हैं एक्चुअल पावर इन्हीं के हाथों में रही है, या हमने प्रेसिडेंट जो देखे हैं उनके हाथ में एक्चुअल पावर रही है। ये हम आगे अभी देखेंगे, इसके बारे में हमें स्टेप टू स्टेप समझ में आएगा कि एक्चुअल पावर किन के हाथों में रही है। और उसका बड़ा कारण ये रहा है कि ये बार बार संविधान का वायलेशन वहाँ पर होता रहा, उसमें बदलाव लाया जाता रहा, कई बार उसको बदला गया। ठीक है, तो ये सारी स्थितियाँ हमको इस चैप्टर में, ये जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं पाकिस्तान का, इसमें हमको देखने को मिलेंगी। तो देखिए 1956 में पहला जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अडॉप्ट किया, उसके 2 साल बाद ही, सिर्फ 2 साल बाद ही 1958 में वहाँ पर एक मिलिट्री कॉप होता है। ठीक है, और जो पावर है वो मिलिट्री के हाथों में आ जाती है, और जनरल अयूब खान अपना हाथ में जो है पावर ले लेते हैं। ठीक है, और जल्दी ही वहाँ पर इलेक्शन करवाते हैं, और अपने 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 इलेक्शन भी जो है ये करा लेते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या वो डेमोक्रेसी रही होगी, क्या वो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आ, एक डिक्टेटर रूप में जो है ये वो इलेक्शन जो है वो नाम मात्र का ही था, और ऐसा आगे भी होता रहा। तो ये अपना जो है इस तरीके से करा लेते हैं। थोड़े बहुत टाइम नहीं, 1958 से लेकर पहला टेन्योर इनका 62 तक रहा, उसके बाद में 69 तक ये पावर में रहते हैं। थोड़े बहुत टाइम नहीं रहे, काफ़ी लंबे टाइम ये पावर में रहे। लेकिन मास डिससेटिस्फेक्शन के कारण, ठीक है, लोग इनके विरोध में हो गए, तो फिर इनको जो है पद जो है छोड़ना पड़ा ये। ठीक है, लेकिन अच्छा एक चीज़ और ये करते हैं, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 में बना था उसको इन्होंने पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था। उसको क्या कहते हैं कि ये संविधान जो है वो उसको इन्होंने अप्लाई करने से बिल्कुल मना कर दिया था। ठीक है, तो वो संविधान तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। फिर यही इन्हीं के पीरियड में ये जो है एक नया संविधान जो बनाते हैं। 1962 में अप्रूव होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो टोटली प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाती है। मतलब हमारे यहाँ पर देखिए आप क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसका हेड तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन उस जो एक्चुअल जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट में होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पावर है वो प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट में होती है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र का होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर और जो उनकी कैबिनेट थी उसको एबोलिश करके, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का पद इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब पूरे तरीके से जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो अब प्रेसिडेंट के हाथों में होगी। इन्होंने इस तरीके का प्रोविज़न किया। ठीक है, और इसके अलावा एक कंडीशन और जोड़ दी कि जो प्रेसिडेंट होगा वो कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल के पद उसने पर वो कम से कम रह चुका हो। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान में, इस तरीके का उन्होंने प्रोविज़न किया कि वो कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर मिलिट्री में रह चुका हो। ऐसा ही आदमी, ऐसा ही व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हो सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, या डिफेंस मिनिस्टर हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने मिलिट्री की जो है इंटरफेरेंस, मिलिट्री का इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स में हो सकता है, इसको भी पूरे तरीके से ऑथेंटिकेट कर दिया। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से संविधान अपने तरीके से इन्होंने डेवलप किया, बनाया। ठीक है, लेकिन फिर होता क्या है, 69 तक ये रहते हैं। मास डिससेटिस्फेक्शन के कारण, लोगों के का विरोध झेलने के कारण ये जो है एक नई पावर फिर से आती है, मिलिट्री ही होती है फिर सेकेंड इसके बाद भी, जनरल याहिया खां। ठीक है, जनरल याहिया खां के अधीन जो है वो पावर जो है आ जाती है। ये है जनरल याहिया खां।
ठीक है। जनरल याहिया खां है ये 1969 में इन्होंने क्या कहते हैं ये ज्वाइन किया इन्होंने, और उसके बाद 71 तक ये रहते हैं। ठीक है। तो जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान के द्वारा बनाया गया था, उसको भी 1969 में पहले तो सस्पेंड किया जाता है, और उसके बाद 72 में उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाता है, उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। और इनकी पावर कब तक रही थी? इनकी पावर तब तक रही थी क्योंकि 71 में जैसे कि हम जानते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बना। ठीक है। और पाकिस्तान टूट गया था, इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी हुई थी और पाकिस्तान से बुरी तरह हारा था। और तो इस तरीके से इनको भी फिर विरोध जो है वो झेलना पड़ा पाकिस्तान, क्योंकि भारत जो पाकिस्तान था उसका उसका ब्लॉकआउट हो जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, और बांग्लादेश एक नया देश उभर कर सामने आता है। तो उसके बाद ये भी पावर में नहीं रह पाते हैं ज़्यादा। देखिए इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, ये पावर में आते हैं, ये प्रेसिडेंट बनते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जो इस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथों में है। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रेसिडेंट एक पावरफुल पोस्ट के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो चुने जाते हैं। तो जनरल याहिया खां के बाद क्योंकि उनको उनके टाइम में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा, पाकिस्तान का जो है टूट गया था, बिखर वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पर, ईस्ट पाकिस्तान उससे अलग हो गया था वेस्ट पाकिस्तान से। तो इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये प्रेसिडेंट एक जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ये यहाँ पर इलेक्शन होते हैं उसके बाद। और ये अपने टाइम में 1973 में एक जो है फिर से संविधान बनाते हैं। ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी संविधान बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाती है फिर से। ठीक है। और 1962 में जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया गया था, वहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में सौंप दी गई थी। अब फिर से जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहाँ पर लाई जाती है इनके टाइम में। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो फिर से क्रिएट किया जाता है, और प्रेसिडेंट को फॉर्मल हेड के रूप में, जैसे अभी भारत में है, ठीक है, भारत में जैसे रहा है शुरू से ही, उसी तरीके का जो है यहाँ पर बना दिया जाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, यही होता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, एक्चुअल है, जो जो क्या कहते हैं, जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है, कैबिनेट होती है उसके साथ, और फॉर्मल जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो इसी तरीके का यहाँ पर प्रोविज़न कर दिया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद अब आप यहाँ खुद समझ सकते हैं कि जब पावरफुल पोस्ट जो है प्रेसिडेंट की है तो ये प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाकर एक्चुअल जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में आ जाती है, तो फिर ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर एज ए इलेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, अपने आप को ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर ले आते हैं। ठीक है। तो ये कब तक रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? 77 तक रहे हैं ये। और लेकिन उसके बाद फिर से एक मिलिट्री कॉप होता है। ठीक है। तो ये मतलब एक मजाक यहाँ पर लगता है कि जैसे सब कुछ पूरा देश इनका एक मजाक के रूप में चल रहा है। ठीक है। तो देखिए फिर से एक मिलिट्री कॉप हो जाता है, और भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी, जो चुनी हुई सरकार थी, वो हटा दी जाती है, और जिया उल हक अपने हाथ में पावर ले लेते हैं, और ये उनको भुट्टो को हटा देते हैं, और इस तरीके से तानाशाही फिर से वापस आ जाती है। और जो संविधान बनाया गया था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला भुट्टो के टाइम में, वो फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है 1985 तक। ठीक है। और 85 में फिर से जो है इलेक्शन, 85 में फिर से जो है रिस्टोर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसमें 8 संशोधन उसमें कर दिए जाते हैं, 8 अमेंडमेंट उसमें किए जाते हैं, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट से पावर जो है प्रेसिडेंट के पद में जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है। जो मतलब प्राइम मिनिस्टर और जो है पार्लियामेंट की जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दे दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये 85 में ये चेंज लाया गया था, 88 तक ये रहते हैं ये।
और जो ये जनरल जियाउल हक थे, इनको फिर से विरोध का सामना करना पड़ता है लोगों के, जो वहाँ की जनता है पाकिस्तान की। और उसके बाद फिर से वहाँ पर इलेक्शन कराने पड़ते हैं। 88 में इलेक्शन होते हैं और 88 में बेनजीर भुट्टो जो हैं ये वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। ठीक है, और फिर से एक चुनी हुई सरकार वहाँ पर वापस आ जाती है। ठीक है, और 88 के बाद 99 तक ये दो पार्टियां हैं वहाँ पर मेजरली, उन्हीं के हाथों में पावर में रहती है। अ, नवाज शरीफ है ये, आप लोग जानते होंगे। अ, और ये बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी है वो पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मुस्लिम लीग जो है ये नवाज शरीफ की पार्टी है। तो ये करीब 99 तक इन दोनों के बीच, इन दोनों ही पार्टी के बीच में जो है रहती है, सब पावर जो रहती है। कोalition गवर्नमेंट इनकी बनती है। 90 से 93 तक जो है नवाज शरीफ रहते हैं, लेकिन कोalition की मिलीजुली सरकार थी, नहीं बचा पाते। फिर इनकी आ जाती है बेनजीर भुट्टो की, ये सरकार बना लेती हैं। ये भी अपना टाइम पूरा नहीं कर पाती। 96 के बाद में फिर से नवाज शरीफ जो पावर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है, और उसके बाद फिर से एक मिलिट्री कॉप होता है। अब आपको हंसी आने वाली होगी, ठीक है, कि मतलब क्या यहाँ पर एक मजाक है। ठीक है, तो फिर से जो है ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं, इनके देखिए कारगिल वार के बारे में आपने सुना होगा। 98 में जो कारगिल वार हुई थी, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान बुरी तरह हारा था। तो वहाँ पर यही बात की जाती है कि जो पाकिस्तान जो हारा, वो वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, वो बहुत सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ठीक है, कोalition पॉलिटिक्स से, तो इसी वजह से मिलिट्री जो है इस बात का फ़ायदा उठाकर अपने हाथों में पावर ले आती है। तो जो कारगिल जो वार था उसको ये माना गया कि नवाज शरीफ उसमें सक्सेस नहीं थे। ठीक है, और जो ये जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, ये मिलिट्री के, तो ये अपनी हाथों में पावर ले लेते हैं, नवाज शरीफ को हटा देते हैं। ठीक है, और जल्दी ही 2001 में एक इलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, डमी इलेक्शन है, कुछ नहीं है, वो एक नाम मात्र के दिखावे के लिए है, ताकि इंटरनेशनली मैसेज बहुत ज़्यादा गलत नहीं जाए, लगे कि हाँ देखिए चुनी हुई सरकार यहाँ पर काम कर रही है। और इलेक्शन करवाते हैं ये, और अपने आप को प्रेसिडेंट के रूप में जो है क्या कहते हैं, एक इलेक्टेड करवा लेते हैं ये। और 2004 में ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंज करते हैं, 17 अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है ये प्रेसिडेंट में, ठीक है, जो पावर है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट में होगी, इसको ये फिर से जो है कंटिन्यू ये करवा लेते हैं, जो कि 2010 तक रहती है। 2010 में फिर से एक अमेंडमेंट किया जाता है, फिर से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर फिर से इस्टेब्लिश कर दी जाती है। फिर से संसदात्मक जो निर्वाचन प्रणाली है, ठीक है, संसदात्मक जो व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो फिर से वापस ले आया जाता है। तो नवाज शरीफ जो है ये रहे 2001 से लेकर एक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, हालांकि 99 में ही ये पावर में आ गए थे। 2001 में ये इलेक्शन करवाते हैं, और 2007 तक ये पावर में रहते हैं। लोगों का विरोध झेलना पड़ता है 2007 से लेकर फिर अगस्त 2008 तक ये रहते हैं पावर में, और लोगों का विरोध इनको झेलना पड़ता है। तो उसके बाद फिर से वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में फिर ये उसके बाद से अब तक ये सभी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं कुछ टाइम के लिए। उसके बाद 2008 में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद में ये यूसुफ राजा गिलानी जो पावर में आए, ये 2012 तक ये पावर में रहे। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इनको जो है क्या कहते हैं, जो वहाँ की जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इनके ऊपर कुछ जो है चार्जेस लगा दिए, इनको हटना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा। तो पावर इनके हाथों में आ गई। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, इनके हाथों में आ गई। ये 2013 जो इनका बचा हुआ जो टाइम था, उस टाइम तक रहते हैं। फिर से इलेक्शन होते हैं, नवाज शरीफ वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं 2013 तक।
2013 में, और फिर 2017 में इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चार्जेस लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस थे वो, ठीक है, इनको पद छोड़ना पड़ता है। कुछ इनके जो रिमेनिंग टाइम है उसके लिए ये रहते हैं फिर, ठीक है, अब्बासी। और उसके बाद में फिर से 2018 में इलेक्शन होते हैं, हम सबने देखे। फिर वहाँ पर इमरान खान वहाँ पर हैं पावर में। तो इस तरीके से पाकिस्तान में जो चेंजेस हैं, जो जो वो सब हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए 2000 जब मुशर्रफ के टाइम में ही वहाँ पर ये सब देखने को मिल रहा था। मुशर्रफ के खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी, तो लग रहा था कि फिर से इलेक्शन करवानी ही पड़ेंगी। तो वहाँ पर एक जो अलकायदा, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेनली अफ़गानिस्तान में बड़ा एक्टिव रहा है, तो उसके द्वारा जो बेनज़ीर भुट्टो हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये पाकिस्तान में क्लियर हो जाता है कि वहाँ पर भाई डेमोक्रेसी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। ये बेनज़ीर भुट्टो की 2007 में हत्या के बाद वहाँ पर 2008 में इलेक्शन होते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे कि हमने देखा कि ये सब गवर्नमेंट जो है वो पावर में रही। देखिए बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के बाद इलेक्शन होते हैं वहाँ पर 2008 में प्रेसिडेंट के, और ये बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड हैं, ये जरदारी, ये प्रेसिडेंट बनते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और 2013 तक ये रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस थे, ठीक है। इनके ऊपर जो करप्शन के जो चार्जेस थे वो ओपन हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से इनको एक वीक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं ये। उसके बाद नवाज शरीफ पावर में आते हैं, 2013 में इलेक्शन होते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं, और ये 2017 तक रहते हैं। 5 साल तक रहने चाहिए थे, लेकिन 2018 तक। लेकिन इसी बीच इनके ऊपर भी चार्जेस लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर देता है पीएम की पोस्ट से। 28 जुलाई 2017 का ये अनडिक्लेयर्ड एसेट्स के खिलाफ होता है, क्योंकि इनके पास जो प्रॉपर्टी का मामला है, ये अघोषित प्रॉपर्टी संपत्ति इनके पास ज़्यादा मिलती है, इनके इनके खिलाफ थे, और इनकी फैमिली के खिलाफ जो है ये चार्जेस होते हैं, तो इनको पद छोड़ना पड़ता है। और इनके बाद में कुछ रिमेनिंग टाइम के लिए अब्बासी जो है ये जो पावर में आते हैं 2018 तक, जो उनका रिमेनिंग टाइम था नवाज शरीफ का, ये रहते हैं उनके बाद। उसके बाद में फिर से यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। इमरान खान के बारे में हम जानते ही हैं, पढ़ते रहते हैं न्यूज़ में। तो ये फ़िलहाल जो है पीएम ये हैं इमरान खान। देखिए मेन प्रॉब्लम क्या रही है, देखिए पाकिस्तान में क्या है, जो पाकिस्तान में जो डोमिनेंस है वो मिलिट्री का है, क्लियर की लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो वहाँ पर किसके हाथ में पावर है? क्या पावर वहाँ पर टेररिस्ट के हाथ में है? क्या पावर वहाँ पर वहाँ की चुनी हुई सरकार के हाथों में है? क्या पावर मिलिट्री के हाथों में है? क्या वहाँ पर पावर जो वहाँ के धर्मगुरु हैं उनके हाथों में है? ये क्लियर नहीं रहता है। वहाँ पर की जो गवर्नमेंट है वो क्या वो डिसीजन लेने में सक्षम है, ठीक है, क्योंकि जो डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, उसमें ही हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को हमको मिलता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान में जो है हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी वो सक्सेसफुल नहीं रही है। बड़े क्राइसिस हमको देखने को मिले हैं, और ये क्राइसिस एक पड़ोसी होने के नाते, ये जो पड़ोसी जो देश हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी पड़ता है। हमारा भी कोई अगर घर है, हमारे पड़ोस में भी अगर डिस्कशन चल रहे होंगे, अगर जो हमारा पड़ोसी है उसके घर में भी अगर स्थितियाँ ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है, तो उसका असर भी हमारे ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में हम जहाँ हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी बड़े सक्सेस
पीसफुल तरीके से रही है। अब लगातार हम आगे बढ़े हैं चीज़ों में, लेकिन पाकिस्तान में या बांग्लादेश में ऐसी स्थिति हमको देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो देखिए मेन जो कारण है, जो वहाँ पर हम कहते हैं कि मिलिट्री यहाँ पर इतनी पावरफुल है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण थोड़ा जान लेते हैं हम, उसके पीछे के जो कॉजेस हैं क्या हैं वो। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जो इंडिया के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो जो गवर्नमेंट है वहाँ की, ठीक है, वो उतनी पावरफुल नहीं है, वो इतना इस मामले को सही तरीके से लीड नहीं कर पा रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी इस मामले में सक्सेस नहीं है वहाँ पर। जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो अपने ट्रू फॉर्म में नहीं हैं, और ये सारी बातें करते हुए जो है मिलिट्री अपने हाथों में पावर ले लेती है, और वो जो पावर में आ जाती है, वो अपने हाथों में सत्ता संभाल लेती है। ठीक है, तो ये इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस वजह से। इसके अलावा और भी कारण हैं, जो कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी इनको इनकरेज किया है। वहाँ पर जो मिलिट्री अथॉरिटेरियन हैं, उनको जो है इनकरेज करने के पीछे ये रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा खतरा जो है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, ठीक है, इसका थ्रेट। देखिए, जैसे तालिबान है, अलकायदा जो है, क्योंकि जिन मुस्लिम्स कंट्रीज़ में, ठीक है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर और अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ को वो निशाना बनाते हैं जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो अमेरिका के द्वारा ये माना गया कि एक इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान से अगर उसको सपोर्ट मिलता रहेगा, तो वो इन टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनका वो सामना कर लेगा, या जो मुस्लिम जो इस्लामिक जो आतंकवाद है जो उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, उसका वो सामना पाकिस्तान को सपोर्ट करके वो इन सब का सामना कर सकता है। लेकिन हकीकत ये रही है, इस पाकिस्तान ने अपना बेनिफिट के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही पाकिस्तान का साथ दिया है, वो उससे सपोर्ट लेता है। ठीक है, और एक्चुअल में जो वो कहता है कि वो अमेरिका का साथ देगा आतंकवाद ख़त्म करने में, वो ऐसा उसने कुछ नहीं किया। क्योंकि लादेन को हमने देखा, वो लास्ट हमको जो है पाकिस्तान में ही देखने को मिला, पाकिस्तान में ही अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया और वो पाकिस्तान में ही मिला। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने उसको लगातार जो है सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका ये सोच रहा था कि वो अफ़गानिस्तान में मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है, और ये बात कहीं ना कहीं अब अमेरिका को भी समझ में आने लगी है। ठीक है, तो ये एक बड़ा ये कारण हम मान सकते हैं। इसके अलावा ये माना जाता है कि वहाँ पर अगर मिलिट्री पावरफुल नहीं रहेगी, तो जो है ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये टेररिस्ट के हाथों में पड़ सकते हैं। इसलिए भी जो है मिलिट्री को वहाँ पर सपोर्ट किया जाता रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा या अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा जो मिलिट्री है वो ये माना गया है कि वो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, और वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं या अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं, उनको मिलिट्री ही पूरा कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा ये माना गया है। तो इस वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या अमेरिका हैं, वो लगातार जो यहाँ का मिलिट्री जो ऑथोरिटेरियन हैं, इनको वो इनकरेज करते रहे हैं, क्या कहते हैं, मिलिट्री को जो है आगे बढ़ने में इन्होंने सपोर्ट किया है। इसी वजह से मिलिट्री वहाँ की पावरफुल रही है। देखिए, इसके बाद बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, कि दोनों ही देशों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि जब हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से देशों के बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कश्मीर समस्या के बारे में, कश्मीर का जो डिस्प्यूटेशन है ये हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, देश जैसे ही आज़ाद हुआ तो पहली समस्या के रूप में ये हमारे सामने रही, और कश्मीर मामले को लेकर हम दोनों ही देश जो है उलझ गए आपस में, और उसके लिए वॉर भी झेल चुके हैं। शुरुआत में हुई थी 1947 से 48, उसके बाद में 65 में हुई, लेकिन कश्मीर का जो मुद्दा था ये सुलझा नहीं। ये
सुलझ नहीं पाया, और उसके बाद बल्कि कश्मीर जो है शुरुआत में जो वॉर हुई थी उसमें दो भागों में बट गया था ये। और आज भी वही स्थिति में हम लोग खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों की ही मिलिट्री यहाँ पर खड़ी है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, पाकिस्तान की और इंडिया की। ये वाला जो पार्ट है कश्मीर का, ये पाकिस्तान कंट्रोल, पाकिस्तान के पास है ये, ठीक है। ये हम इसको आज़ाद कश्मीर कह सकते हैं इसको। इस पर जो चाइना अपना क्लेम करता है, ठीक है। तो ये स्थितियां हैं जो बनी हुई है दोनों देशों के बीच में। ये बड़ा इशू है, इस वजह से हमने जैसे सार्क भी बनाया है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है, रिलेशन भी सही नहीं है, ठीक है। 1971 में जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना, इस वॉर को भी हमने जीता, ठीक है। लेकिन कश्मीर का जो मामला था वो अनसुलझा ही रहा। बस ये था कि पाकिस्तान ब्रोक हुआ, उसका बांग्लादेश बन गया था। और जो 71 का जो वॉर हुआ था ये, इसमें ये सिर्फ 13 दिन चला, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन करते हुए, ये पाकिस्तान के नियाजी हैं, ये साइन कर रहे हैं। सिर्फ 13 दिन के अंदर ही इन्होंने इनकी जो बांग्लादेश की, पाकिस्तान की जो सेना थी, जो मिलिट्री थी, सरेंडर कर दिया था लाखों की संख्या में, ठीक है। और 16 दिसंबर 1971 को ये ढाका में ये एग्रीमेंट हो रहा है, सीज फायर साइन हो रहा है ये। तो इस तरीके से, इसके अलावा देखिए, आर्म्स रेस दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में रही है, क्योंकि जब दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूशन है तो आर्म्स रेस रही है। दोनों ही एक से एक वेपन बनाने में जुटे हुए हैं, दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाने में लगे हुए हैं। न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया, और 98 में, 90 के बाद तो जो है दोनों ही देशों में बहुत तेज़ी के साथ में दौड़ देखने को मिली है मिसाइल्स बनाने की, न्यूक्लियर वेपन की। 98 में हमने ये पोखरण में, जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं PM, ठीक है। और ये राजस्थान में जगह है पोखरण, वहाँ पर हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया, और अपने आप को हमने एक न्यूक्लियर कंट्री जो है हमने अपने आप को घोषित किया कि, ठीक है। और ये APJ अब्दुल कलाम है, इन्हीं की ही लीडरशिप में, ठीक है। ये इन्हीं के ही का ही जो है, इन्हीं के प्रयास थे ये, जो भारत, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत एक न्यूक्लियर देश बना, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम का बड़ा योगदान इसमें रहा, ठीक है। इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, ठीक है, चगाई की पहाड़ियों में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में क्या टकराव की स्थिति रही है, ठीक है। इसके अलावा वायलेशन हमको कश्मीर में देखने को मिली है, और लगातार ब्लेम करती रही है इंडिया गवर्नमेंट की, ये जो पाकिस्तान जो ये कश्मीर में जो ये वायलेशन होती रही है, ये पाकिस्तान की सपोर्ट से ही ये सारा कुछ यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। यहाँ से आर्म्स सप्लाई होते थे, ट्रेनिंग, मनी, ठीक है, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है टेररिस्ट को सप्लाई होती थी पाकिस्तान से, जिससे कश्मीर में ये सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही थी। क्योंकि पाकिस्तान को ये तो समझ में आ चुका था कि वो वॉर तो जीत नहीं सकता है भारत से, तो ये इस तरीके से उसने दूसरे रास्ते जो है ये अपनाने शुरू किए, टेररिस्ट वाले जो रास्ते हैं। ये देख सकते हैं पत्थरबाजी जो हमको देखने को मिली कश्मीर में, ये सामने तो ये लाया गया कि वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं, वो भारत के को जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इंडिया के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन सही बात ये थी कि उन्हें पूरे तरीके से सपोर्ट पाकिस्तान से मिल रहा था, और इसका एक बड़ा कारण था एक तो जो है ISI का भी रोल प्ले रहा है। पाकिस्तान का जो ISI है, जो ईस्टर्न जो पार्ट है, हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर भी इन्होंने जो है बांग्लादेश के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से इन्होंने
ऑपरेट रहा है ये, जिससे यहाँ पर टेररिज्म को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान को जो ये कश्मीर में ये सारा कुछ जो करने का सबसे बड़ा सपोर्ट जो मिला, वो मिला आर्टिकल 370 जो था ये, क्योंकि इसके थ्रू जम्मू कश्मीर को जो है एक अलग से स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, काफ़ी ये न्यूज़ में रहा है। तो इसमें ड्यूल सिटीजनशिप थी, जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन्स थे, ठीक है, उनके पास दोहरी नागरिकता होती थी, इंडियन के अलावा जम्मू कश्मीर की भी होती थी। यहाँ का जो राष्ट्रीय ध्वज था, फ्लैग था, वो भी अलग था जम्मू कश्मीर का। इसके अलावा यहाँ की जो लेजिस्लेचर थी उसका भी टेन्योर अलग था, 6 साल का यहाँ का होता था। इसके अलावा आप जम्मू कश्मीर में अगर राष्ट्र ध्वज का, जो इंडिया का जो फ्लैग है, या राष्ट्रीय प्रतीकों का अगर आप अपमान करते हैं तो आपके ऊपर केस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो भी जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होंगे। ठीक है, और जो भी पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी, वो जब तक जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है जब तक वो नहीं मानेगी तब तक वो वहाँ पर नहीं लाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई महिला अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से अगर विवाह करे तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। ठीक है, इसके विपरीत अगर वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से अगर विवाह करे तो वो जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। मतलब ये बिल्कुल हैरानी करने वाली चीज़ें थी। ठीक है, और इन्हीं का ही फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा था। तो भारत सरकार ने मोदी जी के लीडरशिप में उनके द्वारा जो एक कदम उठाया गया, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, बहुत बड़ा दूरगामी कदम था। बहुत जिसे कह सकते हैं बहुत बड़ा फैसला था ये। ठीक है, और इसके लिए एक ये टेम्परेरी जो प्रोविज़न था, ठीक है, जिसका ज़्यादातर लोगों को नहीं जानकारी थी। ठीक है, और इसको हटा दिया गया। जो ऑटोनोमस स्टेटस जो था जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, स्पेशल स्टेटस, उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जो जम्मू कश्मीर में जो हिंसाएं होती थी वो एकदम से ब्रेक हुई हैं, उन पर रोक लगी है। पाकिस्तान के द्वारा उनको सपोर्ट मिलता था। ठीक है, तो ये सख्ताई की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर है उसको यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी में रहेगा वो। ठीक है, स्टेट का दर्जा वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। और जो लद्दाख है वो भी यूटी रहेगा विदाउट लेजिस्लेचर, वहाँ पर कोई लेजिस्लेचर नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर की गई। तो इस तरीके से भी इंडिया ने ये जो प्रॉब्लम थी जो जम्मू कश्मीर की बनी हुई थी और बढ़ती जा रही थी, इसको सॉल्व आउट किया। इसके अलावा रिवर डिस्प्यूट भी रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इसको 1960 में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन के द्वारा इसको जो है सॉल्व करने का में कोशिश की गई थी। तो देखिए 1960 में एक ट्रीटी जो है साइन की गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। ये 19 सितंबर 1960 को की गई थी, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। ठीक है, दोनों ने इस पर साइन किए, और वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी। तो इसमें ये कहा गया था कि इंडिया जो है वो 20% इंडस वाटर का जो पानी है उसको इरिगेशन में, पावर जनरेशन में, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकता है। तो इनके बीच में ये विवाद सुलझाया गया था। हालांकि अभी जिस तरीके से उड़ी में जो टेररिस्ट जो हमला हुआ या आए दिन होता रहता है, तो मोदी जी के द्वारा ये कहा गया कि ब्लड और रिवर और वाटर, ठीक है, कैन नॉट फ्लो टुगेदर, एक साथ नहीं बह सकते। ठीक है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो ये भी कहा गया था कि सिंधु ये रिवर जो है, ये इंडस रिवर, इसका पानी हम रोक देंगे अगर पाकिस्तान की इसी तरीके से एक्टिविटीज़ रहती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए
जिस तरीके से इंडिया इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावशाली हो रहा है, ठीक है, एक नई पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना और या पाकिस्तान के साथ रिलेशन हमारे गड़बड़ाए हुए हैं, और उनका एक डोमिनेशन वाला जो रूप हमको देखने को मिल रहा है, तो इन समस्याओं का समाधान भारत जब तक एक प्रभावशाली तरीके से एक एक सुपर पावर के रूप में सामने नहीं आएगा, तब तक समस्याओं का समाधान इनका नहीं हो सकता है। इनके इन प्रॉब्लम्स के सॉल्व के लिए, इनके सॉल्यूशन के लिए भारत का प्रभावशाली रूप से प्रभावशाली होना, एक सुपर पावर बनना, एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो स्थायी रूप वाली होनी चाहिए, ठीक है। वो उसमें ये नहीं होना चाहिए जैसे कोalition की गवर्नमेंट 90 के बाद में रही थी, तो एक कमज़ोर सरकार फैसले अच्छे से नहीं ले पाती है। तो इसके लिए सरकार का स्थायित्व होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके पास फुल मेजोरिटी होनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छे डिसीजन जैसे मोदी सरकार आजकल ले रही है, तो वो ले सकें। तो इससे देश जो है, हम कह सकते हैं सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ेगा।